नमस्कार। दूरदर्शन की इस खास पेशकश में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दिवाकर कुमार। आज हम चर्चा करेंगे कि किसान आंदोलन को किस तरह से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है या फिर इस पे अंतर्राष्ट्रीय ट्वीट के जरिए इसे एक नया मोड़ देने की कोशिश हुई है या फिर ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी इसमें है। इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान के तौर पर मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी। इनका बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी। तो हम लोग चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किसान आंदोलन जो करीब अब 2.5 महीने तक पहुंच गया है, जो किसानों का जो आंदोलन है, सरकार ने जो 3 कृषि कानून पारित किए हैं कि किसानों के हित में ये कानून है, उसके बाद कुछ किसान संगठन लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और ये विरोध का सिलसिला पिछले 75 दिनों से चल रहा है और इस आंदोलन में कई पड़ाव देखने को मिले हैं। 26 जनवरी की जो घटना हुई थी वो देश को शर्मसार करने वाली थी और उसके बाद इधर पिछले 3-4 दिनों से जो अंतर्राष्ट्रीय ट्वीट के बाद इस आंदोलन को एक नया रूप और नया रंग और नया मोड़ देने का प्रयास किया गया है। इसमें क्या कुछ है और इसके पीछे क्या कुछ साजिश भी हो सकती है क्या, इन पहलुओं को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है कि कोई भी आंदोलन अगर चलता हो तो देश की संप्रभुता के साथ उस पर खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और हमारे जो मामले हैं, हमारे अंदरूनी जो मामले हैं, इसका फ़ायदा अंतर्राष्ट्रीय जो शक्तियां हैं वो उठाकर न ले जाएं। इस पर भी हमें सजग रहने की ज़रूरत है। क्या प्रदीप जी, जो अंतर्राष्ट्रीय ट्वीट जो हाल के दिनों में जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ की ओर से आए कि भारत में लोकतंत्र अब जकड़ में है, खत्म होने की स्थिति में है, तो ऐसे क्या हमको लगता है कि भारत को एक तरीके से बदनाम करने की कोशिश हो रही है? देखिए, मुझे लगता है कि बदनाम करने की साजिश भारत को अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर कुछ वर्षों के अंतराल पर देखने को मिलता रहा है। और मैं आपको ले जाना चाहूँगा कि अभी जो हम लोग कोरोना के पीरियड से जो उभरे हैं, तो कहीं ना कहीं से ये जो किसानों की क्षमता थी अपने देश के भीतर में, जो हमारे पास खाद्यान्न का भंडार था, जो हमारे किसानों की इच्छा शक्ति थी, आपने देखा होगा ये कहीं भी देश में अनाज की किल्लत नहीं हुई, अनाज को लेकर के मारामारी नहीं हुई, कालाबाजारी करने का जो प्रयत्न था उसको सरकार ने बहुत ही सख्ती से उस पर नजर रखी। तो ये जो सारी चीजों को मिलकर के, और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि नेशन फर्स्ट, हमारा राष्ट्र जो है वो सबसे आगे है। तो कहीं ना कहीं से ये जो राष्ट्रीयत्व की जो भावना है, ये राष्ट्रीय भावना है, ये जब मजबूत होती है तो ये जो षड्यंत्र करते हैं भारत के खिलाफ, कई देश जो हैं वो इस पे सामने आते हैं, तो ये जो भारत के खिलाफ जो एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, इसकी पराकाष्ठा है कि जब भारत हर क्षेत्र में हम आत्मनिर्भरता का जब नारा दे रहे हैं, ये हमारा अंदरूनी मामला है। और कोई यह कैसे सोच सकता है कि इस देश की सरकार जो लोकतांत्रिक तरीके से अपार बहुमत के साथ चुनी हुई सरकार है, वो इस देश का जो सबसे बड़ा वर्ग है, जो इस देश की रीढ़ है, उसके साथ कोई कैसे इनजस्टिस कर सकता है, अन्याय कर सकता है। तो यह एक पूरी साजिश है और इस साजिश का पर्दाफाश हो रहा है। और इन चीजों को भले ही ज्यादा प्रचार मिल रहा हो कि ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जो सेलिब्रिटी है, लेकिन इन सेलिब्रिटीज का क्या योगदान है? जब इस देश में जो प्रमुख, जो रिटायर्ड आईएएस हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो प्रमुख पदों पर विराजमान हैं, बुद्धिजीवी हैं, ये हमारे देश का अंदरूनी मामला है, राजनीतिक मामला है और ये हमारे देश का अंदरूनी मामला है। और बहुत ही अच्छे तरीके से जब संसद के भीतर केंद्रीय कृषि मंत्री बोल रहे थे, कहा कि इन कानूनों में काला क्या है, और आप जब अध्ययन करेंगे तो एक एक चीज का सवाल का जवाब है। लोग कहते हैं कि कालाबाजारी बढ़ जाएगी, जमाखोरी बढ़ जाएगी, ये तो इन चीजों में ही तो अपना किसान पूरा जकड़ा हुआ था और इससे निकालने की ही कवायद है। अगर हम रांची में बैठे हैं और हम अपना उत्पाद रांची की पंडरा मंडी में ही बेच सकते हैं, ये बाध्यता थी, इसको खोल करके हमने ई मंडी, हम ई कॉमर्स की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ई नैम ने कितना कोरोना काल में क्या उसका परिणाम दिखा है। तो कोरोना काल का जिक्र किया आपसे, कोरोना काल एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि हमारे देश का जो भंडार है, अनाज का भंडार है, हमारी अनाज प्रमुखता है, हमारा रोज जो है वो हमारी खपत है अनाज की, और लंबा कालखंड भारत ने लॉकडाउन देखा है, विपरीत परिस्थिति, और हम तो उबर रहे हैं। जो तथाकथित विकसित देश थे, वो विकसित देश उनका आर्थिक तंत्र टूट गया। वो जो है वो खरीदने की संस्कृति पर विश्वास कर रहे थे, लेकिन हम तो सिर्फ और सिर्फ जमा करने की संस्कृति पर विश्वास नहीं करते, हम तो वसुधैव कुटुंबकम के पर विश्वास करते हैं। और हमने तो अपने पड़ोसी राष्ट्रों को मदद की, हम वहां वैक्सीन जब पहुंचा रहे हैं, हम अनाज दे रहे हैं, तो भारत तो
सबकी संप्रभुता का सम्मान करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी, और आप देखिए अभी अमेरिका में क्या हुआ, लोकतंत्र तो हमारे यहाँ दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। हमारे यहाँ कभी जो है वो लोकतंत्र की ओर भटकाओ, इतना बड़ा मुल्क है, इतने ज्यादा विभिन्न विचारों के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रांतों में लोग रहते हैं, हम तो एकजुटता से रहते हैं। और पूरे विश्व में अगर सबसे मजबूत लोकतंत्र है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं भारत में है। नहीं तो इतना लंबा आंदोलन आप कर रहे हैं जिससे कितनी परेशानी हो रही है। चाहे तो इसको कुचला जा सकता था। और जिस प्रकार से आपने 26 जनवरी का जिक्र किया, तो गणतंत्र दिवस के दिन हमारे लिए वो सम्मान का दिवस है, हमारे लिए वो नेशन प्राइड का दिवस है। और जब हम नेशन फर्स्ट की बात करते हैं तो हमारा जो नेशनल मॉन्यूमेंट है, हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, वहां अगर अलगाववादी संगठन के लोग चढ़कर इस तरीके से धावा बोलते हैं तो यह तो चाहती सरकार तो उसको बहुत जो है वो क्रश कर सकती थी, उसको वहां तरह तरह के जो है वो बंदिशें लगाई जा सकती थी। लेकिन जब लोग एक तबका जो है वो कहना चाहता है अपनी बात, बार बार उनको आमंत्रित किया जा रहा है। आप आइए, आप बात करिए, क्या इन कानूनों में काला क्या है, इन कानूनों में किस तरीके से जमाखोरी होगी। बातचीत करने के लिए जब लोग तैयार हैं तो मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा राजनीति नहीं होनी चाहिए और इसका समाधान निकालना चाहिए, बैठकर समाधान निकालना चाहिए। सरकार कह रही है कि हम जो है वो हर समय बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हम एक कॉल पे बातचीत कर सकते हैं। लोगों से बातचीत भी की है सरकार ने, तो इसको एक प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। और इस देश में जो है वो इस तरीके के आंदोलन जो है वो ऐसा कभी देखने को नहीं मिला कि आप लाल किले पर चढ़कर जो है वो तिरंगा अपमान करें। यह तो मतलब इसको देश ने बहुत गंभीरता के साथ लिया है। और ऐसे तत्वों को अगर लगता है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो आगे आने लोगों में बहुत गुस्सा है, बहुत आक्रोश है। और ऐसे लोगों का कभी भारत के भीतर दाल नहीं गल सकते। जो अलगाववाद की बात करते हैं इस देश में, जी, जो अलगाववाद की बात करते हैं उस देश में उसका दाल नहीं गलने वाला है और वो हमेशा अलग थलग पड़ेगा। और हमारा लोकतंत्र बहुत ही मजबूत है, जैसा प्रदीप जी कह रहे हैं। और प्रदीप जी कोरोना काल का जब जिक्र कर रहे थे तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है जो भारत की जो एक आत्मनिर्भर भारत की जो छवि बन रही है दुनिया में, और वसुधैव कुटुंबकम का भी जिक्र प्रदीप जी ने किया। और एक भारत एक बार फिर से विश्व गुरु बनने की राह पर वो झलक दिखती है कि अगर उसकी हम चर्चा करें, जैसे कि प्रदीप जी, जब कोरोना काल का दौर शुरू हुआ तो विदेशी जो विकसित राष्ट्र थे, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो और भी यूरोप के कई कंट्री हों, उनको हमने सबसे पहले दवा, जो क्लोरोक्विन की दवा जो थी, वो भारत में उसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, तो उस दवा की उन्होंने डिमांड, तो भारत ने उसको एक तरीके से वसुधैव कुटुंबकम की तर्ज पर कि पहले अपना नहीं ख्याल करके पहले उन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत जिनको थी उनको हमने दवा मुहैया कराया। उसके बाद जब हमने दुनिया की जो कह सकते हैं कि सबसे सस्ती वैक्सीन भारत ने बनाई, 2 वैक्सीन हमने बनाई, और उसके बाद हमने पड़ोसी मुल्क, जो भी हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, उनको हमने मुफ्त में वो वैक्सीन पहुँचाई और अब यूरोपियन कंट्री को भी हम सप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे में लगता है कि भारत ने एक तरीके से जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में दुनिया को जो इस दौरान पिछले साल भर में दिया है, उससे शायद कुछ ऐसे तत्व हैं जो भारत के इस वसुधैव कुटुंबकम की छवि को पचा नहीं पा रहे हैं। देखिए, बहुत लंबा एक ये प्रक्रिया चल रही है। आपको याद होगा जब ऊर्जा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भरता की बात करते थे, तो यूरेनियम जो है वो उसका एक बहुत बड़ा स्रोत है। हमारे यहाँ झारखंड में यूरेनियम का उत्पादन होता है। उसको लेकर बहुत ज़्यादा बातें बनाई जाती थी कि यूरेनियम के कारण जो है उसके उत्खनन के कारण लोगों में रेडिएशन हो रहा है, विकिरण हो रहा है। प्रयास क्या था भारत की आर्थिक गति को रोकने का प्रयास किया। जब आप आज ग्लेशियर पिघलने के बाद आप देख रहे हैं कि टिहरी डैम का क्या महत्व था, उसने फ्लो को रोका। तो जब भी हम आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत बड़ा फोर्स है जो भारत को पीछे धकेलने की कोशिश करता है। दुर्भाग्य से क्या हुआ कि राजनीतिक तौर पर हम एकता जो है वो बरकरार प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। इन सब चीजों में राजनीति होती रहेगी, देश सबसे बड़ा है। और जब इतना लचीलापन है कि कभी भी बुला करके बात, लोग जनप्रतिनिधि जाकर के वहां बात कर रहे हैं, तो इन सब चीजों से सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। और देश वाकई आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में जब बढ़ रहा है, ये सिर्फ नारा नहीं है। आप बातचीत करें तो सूचना तकनीक के क्षेत्र में, कृषि विज्ञान के क्षेत्र में कितने सारे शोध संस्थान खुले हैं। आप झारखंड के भीतर देखें, देश के भीतर देखें, आप देखें कि दक्षिण के राज्य जहां बहुत अच्छी कृषि होती है वहां इनका बहुत ज्यादा विरोध नहीं है, बिल्कुल, वहां विपरीत धरे की सरकार है। और आप इन सब इलाकों में
में भी, हिंदी क्षेत्र में भी कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ किसी प्रकार का ये नहीं है। तो एक रूपता और समानता, और जब हम विश्व बाजार में हैं तो प्रतिद्वंदी बाजार में अगर हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस की क्यों बात करें, न्यूनतम समर्थन मूल्य की क्यों बात करें, हम अधिकतम समर्थन मूल्य की बात, यही तो इसका जोर जो है वो सरकार का इसी पर है। और जो बिचौलिया का जो तंत्र है, आप यह समझिए कि जब आप एक्सेस प्रोडक्शन कर देते हैं, झारखंड के भीतर में देखा जाता है कि टमाटर का प्रोडक्शन, यहाँ कृषि से जुड़ा हुआ सब्जियों का प्रोडक्शन है, बहुत अच्छा होने लगा है। जब एक्सेस होता है तो लोग उसको फेंकने को मजबूर होते हैं। आप जब इसको जमा करेंगे और समय पर जब उसका उपयोग करेंगे तो एक तो उसकी बर्बादी नहीं होगी। आप अगर कोई भी उत्पाद अगर किसान 5 महीने 6 महीने का समय लेकर के, तो उसमें बहुत सारी ऊर्जा लगती है, समय लगता है। तो अगर वो उसका मार्केट अच्छा होगा, आप किसानों के जीवन स्तर में बदलाव आएगा। और ये सतत प्रक्रिया है। इसके पहले किसानों को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए आपको ध्यान होगा कि देश में कई स्थानों पर, झारखंड के भीतर चतरा के हजारीबाग के पास गौरिया कर्मा में वहाँ अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। कई अन्य क्षेत्रों में वैसे क्षेत्र जो कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में पिछड़े थे, वहाँ अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की गई। उसके बाद किसानों को जो है वो आर्थिक सहायता देकर के जो मजबूत करने की प्रक्रिया की गई। यह तो सतत प्रक्रिया है, और ऐसा नहीं है कि इस प्रकार के आंदोलनों से घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। यह सतत प्रक्रिया जो है वो सुधार की जारी रहेगी। लोगों को ये लगता है कि किसान अगर मजबूत हो जाएगा, जो जिसकी काफी ज्यादा आवश्यकता है, और देश की अर्थव्यवस्था से लेकर के हर क्षेत्र में आज सीमा पर कौन डटा है? किसानों को, किसानों के परिवार के लोग हैं। एकदम हमारे देश में जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता था। तो हमारा तो किसान तो मजबूत तंत्र है। हम दुनिया ये चाहती है कि भारत जो है वो हल के कल्चर में ही रहे, हल चला करके हम खेती करें। लेकिन आप इन चीजों में जब किसान मजबूत होगा, वो बेहतर कृषि उपकरण लेकर खेती करेगा। और इन कानूनों में इसका प्रावधान है। फार्मिंग अगर आप करते हैं और एक साथ जुट करके फार्मिंग करते हैं, सामूहिक खेती का प्रचलन बढ़ा भी है। उपकरण के लिए बैंक से लोन्स मिलेंगे। आप किसानों का एक समूह बनाकर आप कोल्ड स्टोरेज का चेन खड़ा कर सकते हैं। लोग नहीं चाहते, बिचौलियों का तंत्र नहीं चाहता। आप ये देखिए कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो हुआ तो कितना इससे रोका गया। इसी देश में एक प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम 1 रुपया दिल्ली से जारी करते हैं तो लोगों तक 15 पैसे पहुंचता है। आज बताएं, आज जो है वो 100% राशि पहुंचती है। बिचौलियों का इससे पेट नहीं भरता। इसलिए आप देख रहे हैं कि वैसे लोग, वैसा तंत्र जो है वो अफवाह फैलाने में सक्रिय रहता है। और अफवाहों के हाथ पांव बहुत लंबे नहीं होते। लगता है कि अफवाहें बहुत तेजी से, लेकिन अफवाहों की जिंदगी भी बहुत लंबी नहीं होती। इसलिए इन अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जिस प्रकार की भी गलतफहमी है, आए लोगों से बातचीत करें और जस्टिफाई करना चाहिए, और राजनीतिक पचड़े में इसको नहीं फंसाना चाहिए। जी, तो राजनीतिक पचड़े में इसे नहीं फंसाना चाहिए। प्रदीप जी जो कह रहे थे उस बात को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इस तरीके से कि भारत जब आज़ाद हुआ तो हमारी कृषि क्षेत्र में उतनी बड़ी उपलब्धि नहीं थी। हम डिपेंडेंट थे। हम गेहूं कहीं से मंगाते थे, दलहन कहीं से मंगाते थे, तिलहन हम किसी और राष्ट्र से मंगाते थे। लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया जय जवान जय किसान। उसके बाद उस दिशा में एक क्रांति का दौर आया, जो हम कहते हैं हरित क्रांति। देश में आने के बाद हम बहुत सारे क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। उसके बाद एक दौर आया 90 के दशक में, जब वाजपेयी जी की सरकार बनी तो उन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो जिसकी बात आप कर रहे हैं कि विज्ञान भी अब जरूरी है, तो शायद इस तरह की जो सतत प्रक्रिया है और जो हम 70 सालों में जो हमने एक दूरी तय की है, और किसान जो हमारा आत्मनिर्भर बनने की राह पे, और लगातार जो अभी वर्तमान सरकार केंद्र में है उनका एक नारा है कि किसानों की आमदनी हमें 2022 तक दुगनी करनी है। तो इस तरह की चीज़ें लगातार कृषि के क्षेत्र में आप कह रहे थे कि बिचौलियों का जो एक आदान प्रदान था वो खत्म हो गया। लोगों को उर्वरा जो है वो ईजिली मिलने लगी, यूरिया और दूसरी तरह की चीज़ें जो है वो आसानी से मिल रही थी, और दूसरे जो बैंक से लोन है किसानों को वो भी ईजी मिल रहे हैं। तो किसानों का कायाकल्प करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। शायद इन तरह की चीज़ों को भी लोग नहीं पचा पा रहे, इसलिए विरोध हो रहा है। जाहिर तौर पर देखिए, जब आप विज्ञान को जोड़ते हैं कृषि के साथ, जब विज्ञान को जोड़ते हैं, और इस पे जो जोर था, और जैसा आपने चर्चा किया जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तो विज्ञान जब इसमें कृषि के क्षेत्र में जब इसमें घुसता है तो
अब जहाँ की मिट्टी जो है वो जिस खेती के लिए अनुकूल है, और अब तो किसानों को इस प्रकार की सहूलियत मिल रही कि आप जिस तरीके की खेती करना चाहते हैं आप अपने मिट्टी को उस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। नई मिट्टी का सॉइल कल्टीवेशन भी शुरू हुआ है। आप अपने मिट्टी को चेंज कर सकते हैं। आपको वैज्ञानिक ये बताएंगे कि आप इस मिट्टी में किस प्रकार की फसल उगा सकते हैं। तो लोगों को ये लग रहा है कि भारत आत्मनिर्भर हो, हमारे पास बहुत बड़ी ताकत है। और एक तो आप यह भी मानेंगे कि इसमें असंतुलन भी है। कुछ क्षेत्र में किसानों में जो है वो ज़्यादा इसको अडॉप्ट किया है, वहाँ जो है वो ज़्यादा प्रगति हुई, लेकिन आपको तमाम लोगों को देखना होगा। और जिस क्षेत्र में नहीं प्रगति हुई है, खासकर जो हम कहते हैं कि जो हमारा पूर्वी क्षेत्र है वो थोड़ा अर्ध विकसित अभी रहा है सभी क्षेत्रों में, उसमें खेती किसानी भी है। हाँ, तो मैं उसी पर आ रहा था। तो इस पर सरकार का जोर है, और पूर्व क्षेत्र पर तो लगातार जो है वो जब जोर दिया जा रहा है। और किसानी जब आत्मनिर्भरता, तभी आप किसान को लेकर के आगे जाएंगे जब उसमें नए उपकरण उसको जुड़ेंगे, उसको नए तरीके से जो है वो उसको खेती के सामान और नया बाजार, अगर हमारे पास प्रोडक्शन उत्पादन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उनकी लागत क्षमता को भी कम करने की कोशिश की जाएगी। नहीं तो अभी कहा जाता है कि भाई किसान जितना लगाता है उतना ही वो कमा पाता है, तो आमदनी नहीं बढ़ती। मैं उसी प्रक्रिया पे आ रहा हूँ। हम तो ट्रेडिशनल खेती करते थे, हम ट्रेडिशनल खेती करते थे। लेकिन अभी जब विश्व बाजार खुला हुआ है तो बहुत सारी चीज़ों का डिमांड है। आज हम फूल की भी खेती करते हैं। आज हम फूल की भी खेती करते हैं, तरह तरह की सब्जियों की खेती करते हैं, फलों की खेती करते हैं। झारखंड के भीतर में आप देखेंगे कि हमारे वनों में नाशपाती जो है वो प्रचुर मात्रा में मिलता है। पहले ये असंगठित तरीके से होता था। लेकिन आज जो अपेक्षाकृत जो थोड़ा ठंडा इलाका है, जहाँ की जलवायु अनुकूल है, तो वहाँ आज जो है वो लोग बगीचा लगा रहे हैं, और उससे बहुत ज़्यादा कमाई हो रही है। और इससे स्वरोजगार जो हो रहा है ना, तो युवाओं को जो रोजगार मिल रहा है ना, ये विश्व में जो ऐसी शक्तियां जो चाहती हैं कि देश के भीतर गड़बड़ी पैदा करें, उनकी नज़र युवाओं पे रहती है, और वो युवाओं को कहीं ना कहीं से भटकाने की कोशिश करते हैं। हमारा युवा जब स्वरोजगार से जुड़ेगा, हमारे प्रधानमंत्री जब बार बार कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, और भारत जो है वो युवाओं का देश है, और युवा जब स्वरोजगार से जुड़ेगा, उत्पादकता से जब जुड़ेगा, और हमारी प्रोडक्टिविटी जब बढ़ेगी, तो हम जो है वो अलग काम में फंसने वाले नहीं हैं। तो लोगों को ये लगता है कि भारत सही दिशा में जा रहा है, तो इसको बाधित करने की कोशिश की जाए। तो ये बाधा करने, इसको समझना पड़ेगा। इसको ये इस तरीके की जो कुप्रचार, षड्यंत्र जब होता है, और अलगाववाद बार बार जब आप अलगाववाद की बात करते हैं, कई सारे अब जब कश्मीर का अलगाववाद इसको थाम दिया गया एकदम, तो आप एक वैसे चीज को हवा दे रहे हैं जो बहुत पहले जो समाप्त हो चुका है। तो अलगाववाद के लिए इस देश में स्थान नहीं है लोगों का। बहुत सारे जो है वो काम करने, और भारत को द्रुत गति से जब आगे बढ़ना है, तो इस प्रकार के की क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ है, उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए, और इसका हल निकालने के लिए लोगों को सामने आना चाहिए। यह कोई समाधान नहीं है कि आप लगातार जो है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को घेर करके रखें चारों तरफ से। तो इस पर जो है वो लोगों को आना चाहिए। किसान नेताओं को अगर बातचीत करने के लिए पहल करनी चाहिए, और सकारात्मकता से पहल करनी चाहिए। लाल किला पर चढ़कर उपद्रव मचाना, गाड़ियों में तोड़फोड़ करना, पुलिस को निशाना बनाना, ये बहुत विरोध का तरीका नहीं हो सकता। शांति से समाधान। हाँ, और लोकतंत्र में संवाद, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे थे कि सरकार ने किसानों के साथ करीब 11 दौर की बातचीत उनकी हो चुकी है, और कल भी जब बातचीत हो रही थी तो उसके बाद पार्लियामेंट के बाद पीयूष गोयल जी ने कहा बाहर निकल के, अभी भी हम तैयार हैं, किसान जब भी कहेंगे अपने प्रस्ताव लेकर आएं, और हम उनसे हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं कि आखिर उनको जो भी परेशानी है, अगर उनको लगता है कि इस मुद्दे पे, तो सरकार उसको फिलहाल उसको रोकने की स्थिति, उस पर संवाद करें, क्योंकि लोकतंत्र में संवाद ही सबसे बड़ा एक रास्ता भी है। और जिस तरीके से हम सोशल मीडिया की एक बात इसमें कर रहे थे कि सोशल मीडिया का एक इन्वॉल्वमेंट आज के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसपे कि ज़्यादातर चीज़ें जो कहते हैं ना कि षड्यंत्र, साजिश और फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा चलता है। तो इससे लोग कैसे अलर्ट रहे हैं? जैसे अभी के दौर में जो एक तरीके से, उसके बाद जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो जिन तरह की हालात जिस तरह के बने थे 26 जनवरी को, उसके बाद उस पर थोड़ी दिनों के लिए इंटरनेट वहाँ पर रोक भी लगाना पड़ा मजबूरी में। लेकिन लगता है कि यूथ को विशेष तौर पर अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि आखिर कैसे वो इन चीज़ों को समझे कि हमारे पास ये फेक चीज़ें आ रही है, गलत तरह की चीज़ें हैं, और उसमें हम फंसे नहीं। देखिए, हर चीज़ में अब एक अर्थतंत्र जुड़ा हुआ है। हाँ। मैं नहीं मानता कि इस देश का युवा जो है वो इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है। एक पूरा एक सर्किल है, एक गिरोह है जो इन चीज़ों को
प्रचारित करता है। इसमें ज़्यादातर जो है वो फेक आईडीज होते हैं। हाँ। अब इसका खुलासा भी हो रहा है एकदम। ये जो है वो जितनी सतर्कता एजेंसियां हैं इसका खुलासा करेंगी, और कहीं ना कहीं से जो सोशल मीडिया का जो फैलाव है तो इसका कोई नियंत्रण नहीं है। और तो हमें सूचनाओं के लिए जो पारंपरिक मीडिया है, जो विश्वसनीय मीडिया है, हमको उस पर जो है वो पूरी तरह से भरोसा रखना होगा। और इस प्रकार की जो अफवाह फैलाने वाली शक्तियां हैं, अब तो अगर जो है वो सरकार के खिलाफ जो है वो और कुप्रचार से जो है मैंने तो पहले ही जिक्र किया कि अफवाहों का जो है वो बहुत तेजी से अफवाहें फैलती हैं एकदम, और बहुत तेजी से वो समाप्त भी हो जाती हैं। तो संयम रखना होगा, एक सेल्फ रेगुलेशन जो है वह भी बनाना होगा कि हम किस प्रकार की, और सूचनाओं को सटीक उसकी सत्यता जानने का प्लेटफॉर्म है। आप हर प्लेटफॉर्म पर जाकर के उन सूचनाओं की ये जो सत्यता है उसकी चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं एक बार कम से कम। और बहुत हड़बड़ी में सूचनाओं को देना और बहुत जल्दी सूचनाओं को ग्रहण करना, सूचनाओं को कहीं ना कहीं से परख लेना चाहिए। उसके लिए कई सारे माध्यम हैं, एक से ज़्यादा माध्यम पर आप उसको परखें, और अफवाहों पर तो कतई ध्यान नहीं दें। तो जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय ट्वीट के बाद एक माहौल बना और उसके बाद देश में जिस तरह से उस पर चर्चा शुरू हो गई, तो भारत के जो सेलिब्रिटीज़ थे उन्होंने उसका काट भी किया, सचिन तेंदुलकर हों, लता मंगेशकर जी ने, सभी लोगों ने उसका काट किया। उसके बाद देश में राजनीति शुरू हो गई। तो हमको लगता है संप्रभुता के मुद्दे पर देश में राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या कतई नहीं। और जिन लोगों का आपने नाम लिया, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, ये लोग आइकन है हमारे, लिविंग लीजेंड है। और जब यह अच्छी रणनीति भी है कि जब अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर कुछ वैसे लोग जिनका हमारे देश से क्या लेना देना, हम अपने देश के झगड़े जो हैं, और वो ऐसे लोग ट्वीट करने वाले जिनको कृषि के बारे में कुछ पता नहीं है, के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो हमारे देश का ये मामला है, हम इसको सुलझाएंगे। इसमें अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को इन्वॉल्व होने की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं। हमारा मसला है, हम सुलझाएंगे और हम उसको अपने तरीके से सुलझाएंगे। ये जो देश की सरकार, ये लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है, और जो सारी बातें हैं, ये कानून जो है वो संसद में पास हुए हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा, मैं तो बार बार कहता हूँ कि गर्व है। और मैं बार बार उस प्रकरण को भी याद करता हूँ कि किस तरीके से जो है वो गणतंत्र दिवस के मौके पर लाल किला पर चढ़ करके जो है वो उपद्रव करने की कोशिश की गई। तो इस तरह की तरीके की बातों को जो है वो आप भावनात्मक मुद्दों के साथ में, भावनात्मक चीज़ों के साथ में किसी प्रकार की छेड़छाड़ करने से बचना चाहिए। और लोगों का फिर सेंटीमेंट जो है वो, लोगों की भावनाएं उनके साथ नहीं रहेंगी। आज अगर किसानों के साथ अत्याचार होगा इस देश में, आप जो है वो, तो इस देश के लोग प्रतिकार करते हैं एकदम। कई आप देखें, आपातकाल के समय में देखें, देश में लोग उतर गए थे। ऐसे कई सारे मौके आए हैं कि जब मनमानेपन पे सरकार उतरती है तो उसका विरोध आम जनता करती है। लेकिन आप देखें, आम लोगों में इसको लेकर के कहीं कोई आक्रोश मुझे नहीं दिखता। ये आक्रोश राजनीतिक है, और कहीं ना कहीं से अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र जिसकी ओर बार बार इशारा हो रहा है, और सतर्कता एजेंसियां खुलासा कर रही हैं, तो उस ओर भी ध्यान देना होगा। और ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ाई से पेश आना होगा जो ये चाहते हैं कि भारत जो है वो उसकी प्रगति बाधित हो, भारत की संप्रभुता पर किसी प्रकार की आंच लाने की मंशा जो है उनकी। तो ऐसे लोगों के साथ में, ऐसे तत्वों के साथ में, और आज देश के हर कोने में, आप नॉर्थ ईस्ट का इलाका देखें, कश्मीर का इलाका देखें, ऐसी शक्तियां परास्त हुई हैं, और ऐसी शक्तियां चाहती हैं, बार बार चाहती हैं कि वो भारत इस जो मतलब पूरे विश्व में सबसे आगे बढ़ रहा है हर क्षेत्र में, उसको रोकने की कोशिश करें। तो ऐसी शक्तियों का बहुत कड़ाई से मुकाबला करना चाहिए, सख्ती से मुकाबला करने की आवश्यकता है। तो सख्ती से मुकाबला करने की आवश्यकता है। और जो अंतर्राष्ट्रीय, जो एक कह सकते हैं किसान आंदोलन के जरिए एक जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश का माहौल जो बनाया गया, वो भारत की प्रगति को रोकने की तरफ है, जैसा कि प्रदीप जी कह रहे हैं। और उससे हम लोग को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। चेक एंड बैलेंस का सिस्टम हमारे पास होना ही चाहिए। और देश जिस तरीके से प्रगति कर रहा है, और किसान का जो आंदोलन है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, और उसमें लगातार किसान और जो सरकार है उसके बीच संवाद भी चल रहा है। लेकिन ये स्थिति ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे कि कोई इसका दूसरा लोग इसका फ़ायदा उठा सके। तो दूरदर्शन की टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।